जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, लास्ट टाइम हमने जो है वो बात की थी डायपोल मोमेंट की, और उसके अलावा हमने डायपोल मोमेंट के अलावा वेस्पर थ्योरी की, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन मॉडल, ये दो मॉडल्स जो है वो हमने कल डिस्कस किए थे। ठीक है, डायपोल मोमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, उसको डिस्कस किया था, और उसके अलावा वेस्पर थ्योरी को। ठीक है, वो लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग मैं अब तक अपलोड नहीं कर सका क्योंकि ज़रा एक दो दिन में बिज़ी रहा हूँ थोड़ा। इंशाल्लाह ताला आज जो है मैं रिकॉर्डिंग्स भी अपलोड कर दूंगा, और जो MCQs आपको सेंड करने वो भी सेंड कर दूंगा। ये एक दो दिन ज़रा मेरे बिज़ी थे, इस वजह से मैं मतलब काम नहीं कर सका था ये। तो आज इंशाल्लाह ताला मैं इसको बैठ के जो है ख़ासतौर पर रिकॉर्डिंग्स अपलोड कर दूंगा, और MCQs जो आपको सेंड करने हैं वो आज आपको सेंड हो जाएंगे। ठीक है ना। अच्छा जी, चलें हम स्टार्ट कर देते हैं आज का टॉपिक। ठीक है जी, तो लास्ट टाइम जो हमारी बात हुई थी, हमने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन मॉडल पे बात जो है वो कंप्लीट करी थी। अच्छा, एक दो MCQs जो है वो डायपोल मोमेंट से रिलेटेड ज़रा मैं आपसे डिस्कस करूँगा, फिर उसके बाद हम आगे बात स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये जो कल एब्सेंट थे वो थोड़ा सा देख लें। शेप्स तो ऑलमोस्ट सबको क्लियर होंगी। ठीक है, वेस्पर थ्योरी सबने पढ़ी हुई है। ठीक है, उसके अलावा मेनली जो हमने बात की थी ये डायपोल मोमेंट की जो है वो ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन हुई थी। डायपोल मोमेंट क्या है, यूनिट्स क्या हैं, किस तरह से कैलकुलेट होगी, तो ये सारी बात जो है वो हमारे कल के लेक्चर में हुई थी। ठीक है जी। अच्छा, अब इससे रिलेटेड एक दो MCQs जो हैं ये ज़रा हम पहले देख लेते हैं। सपोज आपसे कहा जाए कि जी विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स वुड हैव अ हायर डायपोल मोमेंट। ठीक है, आपको चार मॉलिक्यूल सपोज दिए जाएं। लेट्स से ए है HF, B है HCl, C HBr एंड D है HI। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स वुड हैव अ हायर डायपोल मोमेंट। A, B, C और D, इनमें से किसकी डायपोल मोमेंट जो है वो ज़्यादा होगी। जी, तो HF, ठीक है जी, ऑल राइट जी। तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल क्लियर MCQ है, सबको क्लियर होगी कि द डायपोल मोमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड, बिकॉज फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो ऑब्वियसली फ्लोरीन की डायपोल मोमेंट जो है वो मैक्सिमम होगी। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से एक और हम MCQ ले लेते हैं। लेट्स से यहाँ भी हमारे पास चार मॉलिक्यूल्स हैं। सपोज A और B है, then C is and D जी। Now between A, B, C and D, which of these molecules would have a higher dipole moment? इन चार में से किसका डायपोल मोमेंट जो है वो आप समझते हैं कि मैक्सिमम होगा। C। अच्छा जी, एक आंसर आ गया है C, D, D। अच्छा जी, और इसके अलावा बाकी स्टूडेंट्स का क्या ख्याल है। C। ठीक है जी। और अच्छा, चलें इस क्वेश्चन से पहले एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। इन्हीं चार मॉलिक्यूल्स में से आपके ख्याल में विच ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स वुड हैव अ जीरो डायपोल मोमेंट। जी, इन चारों में से किसका डायपोल मोमेंट जीरो है, या किसी का भी जीरो नहीं है। डी।
जी, और किसी का कोई ऑप्शन इसमें? विच ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स वुड हैव अ जीरो डाइपोल मोमेंट? डी। ठीक है जी, तो आई होप ये मतलब जो आपके जहन में जो मैक्सिमम डाइपोल के लिए डी का ऑप्शन आया था तो वो तो कम्प्लीटली आपके जहन से निकल जाना चाहिए, बिकॉज डी जो है इसका डाइपोल मोमेंट ज़ीरो है। ठीक है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन की हमने कल बात की थी कि इट इज़ फ्रॉम पार्शियल नेगेटिव टूवर्ड्स पार्शियल, फ्रॉम पार्शियल पॉजिटिव टूवर्ड्स पार्शियल नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये है और यहाँ पे डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये है, तो दैट मीन्स दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो इट हैज़ अ डाइपोल मोमेंट ऑफ ज़ीरो। तो मैक्सिमम डाइपोल में डी को तो आप कंसिडर बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, बिकॉज द डाइपोल मोमेंट ऑफ डी इज जीरो, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में। अब रह गए ए, बी और सी, तो इन तीनों में से मैक्सिमम डाइपोल किसका होगा? बी का। बी हैज़ द मैक्सिमम डाइपोल। ठीक है, आप याद करें हमने कहा है कि इट इज़ अ वेक्टर एडिशन। जिस तरह से आप वेक्टर्स को ऐड करते हैं ये सेम उसी तरीके से ऐड हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम वेक्टर्स एडिशन की बात करें तो ये दोनों वेक्टर्स जब ऐड होंगे, ठीक है, मैं एक्चुअल एडिशंस के ऊपर नहीं जा रहा, बट जस्ट सिंपल क्योंकि इनके दरमियान एंगल कम है, तो जब आप इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो दे वुड हैव अ हायर वैल्यू। ठीक है, और एक्चुअल मैं अगर यहाँ पर डाइपोल मोमेंट्स की वैल्यू लिखूँ तो द डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन इज 2.6 डी बाई, and the dipole moment of 1,3 dichlorobenzene is 1.5 d by. ठीक है, and the dipole moment of chlorobenzene is 1.8। ठीक है जी, तो ये आप इस तरह से जो है, वैसे ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट सिंपल आप ये ध्यान में रखें कि जी बेटा, इज इट क्लियर कि विच ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स वुड हैव अ हायर डाइपोल मोमेंट? जब आपने दोनों को ऐड करेंगे, दोनों वेक्टर्स को ऐड करेंगे, तो बी में जो है वो आपके पास मतलब दोनों यहाँ पे आपके जो दोनों वेक्टर्स ऐड हो रहे हैं तो दे वुड गिव अ मैक्सिमम सम। यहाँ पे आपके पास जो है वो बड़ी वैल्यू आएगी। ठीक है, क्योंकि एंगल के हिसाब से भी आप देख रहे हैं ना। जी, क्लियर है ये? वो वेक्टर एडिशंस आप लोग पढ़ते होंगे फिजिक्स के अंदर, आपने यहाँ पे खैर कोई ऐड नहीं करनी, बट जस्ट हम सिंपल जो है वो इसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। जी, इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो इस किस्म के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये मतलब इसके लिए कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, दिस इज जस्ट योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, जिसको थोड़ा बहुत भी जहन में है कि व्हाट इज़ डाइपोल मोमेंट एंड व्हाट इज़ वेक्टर एडिशन, जिसको ये दोनों कॉन्सेप्ट जहन में है कि वेक्टर एडिशन क्या है और डाइपोल मोमेंट क्या है, तो वो इसका आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस किस्म के क्वेश्चन हो सकते हैं जो आपको पेपर्स में मिलेंगे, और भी कुछ एमसीक्यूज मैं आपको सेंड करूंगा इससे रिलेटेड। ठीक है, तो वो आप जो है वो सॉल्व करके देखिएगा। ठीक है जी, चलें, ये तो हमने खैर कुछ लास्ट लेक्चर में से एक दो एमसीक्यूज जो है वो डिस्कस कर लिए। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपनी एक्चुअल जो आज हमने बात स्टार्ट करनी है, दैट इज़ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VOT। ठीक है ना, ये VBT सॉरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। नाउ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी also known as atomic orbital theory। ठीक है, ये कल भी मैंने बात की थी कि दिस थ्योरी इज also known as atomic orbital theory, also known as atomic orbital theory। ठीक है, द थ्योरी वाज गिवन बाय हिटलर एंड लंडन। ठीक है, ये दो केमिस्ट थे, गिवन बाय हिटलर एंड लंडन। ठीक है जी, अच्छा, नाउ बेसिकली वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का कॉन्सेप्ट असल में हमने कल बात की थी लुईस थ्योरी की भी, लुईस थ्योरी ऑफ डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर्स। तो लुईस थ्योरी जो है वो यहाँ तक तो बात को क्लियर कर देती है कि जी बॉन्डिंग कैसे हो रही है, बट इट गॉट फेल्ड टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, मतलब बॉन्डिंग के बाद स्ट्रक्चर किस तरह का होगा उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाती लुईस डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है ये बॉन्डिंग को भी एक्सप्लेन कर रही है, प्लस ये स्ट्रक्चर्स को भी एक्सप्लेन कर रही है, ज्योमेट्री को एक्सप्लेन कर रही है। ठीक है, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इट एक्सप्लेन्स दी बॉन्डिंग, इट एक्सप्लेन्स द कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्डिंग, and it explains the geometry of molecules as well।
ठीक है, तो ये मॉलिक्यूलर ज्योमेट्रीज को भी जो है ये एक्सप्लेन करती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हम इसके पॉइंट्स लिख लेते हैं, बट आप ये सिंपल ध्यान में रखें कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये कहती है कि जब बॉन्डिंग होती है, बॉन्डिंग किसके दरमियान हो रही है, एटम्स के दरमियान हो रही है। तो अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कि जब एटम्स बॉन्ड बनाते हैं, पहली चीज़ इट्स सेड कि जी बॉन्डिंग अकर्स ड्यू टू दी ओवरलैप बिटवीन ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स जो हैं ये ओवरलैप करते हैं, ठीक है। तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि इसका फर्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है, व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, दैट द ऑर्बिटल्स एंटरिंग इनटू कॉम्बिनेशन मस्ट हैव ओनली वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसने कहा कि जी बेसिकली ऑर्बिटल्स के दरमियान ओवरलैप होता है, ऑर्बिटल्स ओवरलैप अकर्स, ठीक है। हम बेसिक पॉइंट्स की बात करेंगे। ऑर्बिटल्स ओवरलैप अकर्स एंड द ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स मस्ट हैव ओनली वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यानी कि अगर ऑर्बिटल ऑलरेडी फिल्ड है तो वो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेगा, या अगर ऑर्बिटल एम्प्टी है तो भी वो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेगा। तो यहाँ से एक चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है कि इट इज़ नॉट एक्सप्लेनिंग दी डेटिव बॉन्डिंग, ये डेटिव बॉन्डिंग के बारे में बात नहीं कर रहा, ठीक है। इज ओनली एक्सप्लेनिंग दी सिंपल कोवेलेंट बॉन्डिंग, ठीक है। तो द फर्स्ट पॉइंट वाज कि ऑर्बिटल्स के दरमियान ओवरलैप होता है, ठीक है, ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं। और ओवरलैपिंग किन ऑर्बिटल्स के दरमियान हो सकती है, जिनके पास जो हाफ फिल्ड हो, जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन हो, दे कैन ओनली टेक पार्ट इन बॉन्डिंग, सिर्फ वो ऑर्बिटल्स जो हैं वो बॉन्डिंग में हिस्सा ले सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बात तो ये होगी। देन सेकंड थिंग इज कि द ऑर्बिटल्स शुड अप्रोच सफिशिएंटली, द ऑर्बिटल्स शुड अप्रोच sufficiently close to one another, क्योंकि बॉन्डिंग कब होगी, जब ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे। तो ऑर्बिटल्स जो हैं ये जितना क्लोज ओवरलैप कर सकते हैं उतना क्लोज ओवरलैप करेंगे, क्लोज टू वन अनदर विद द एक्सिस ऑफ देयर ऑर्बिटल्स इन प्रॉपर अलाइनमेंट, विद द एक्सिस of their orbitals in proper alignment। मीन्स एक्स ऑर्बिटल एक्स के साथ ओवरलैप कर रहा है, पी एक्स है तो पी एक्स के साथ ओवरलैप कर रहा है प्रॉपर अलाइनमेंट में, पी वाई के साथ ओवरलैप करेगा, पी जेड के साथ ओवरलैप करेगा, ठीक है। तो ये सिंपल, तो ये तो आपके कहने कि किस तरह से ओवरलैपिंग होगी। देन इट्स सेड कि जी आफ्टर ओवरलैपिंग, वंस द ओवरलैपिंग इज डन, द एटॉमिक ऑर्बिटल्स रिटेन देयर आइडेंटिटी। नाउ दिस इज समथिंग न्यू, हमने ये आज तक कभी बात नहीं करी है, ठीक है। यहाँ तक तो ये जो दो पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं ये तो आप सबको क्लियर होंगे, ठीक है। देन एटॉमिक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी सेज कि जी के बेसिकली द एटॉमिक ऑर्बिटल्स रिटेन देयर आइडेंटिटी, ठीक है। यानी जो कार्बन के दो ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं तो वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं वो बॉन्डिंग के बाद भी एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। यानी एटॉमिक ऑर्बिटल्स के दरमियान बॉन्डिंग हुई है एंड वंस द बॉन्डिंग इज डन, वो जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो ख़त्म नहीं हुए बल्कि वो मौजूद हैं, ऑल्दो वी गेट अ न्यू मॉलिक्यूल, ठीक है, उसकी अपनी प्रॉपर्टीज़ होंगी, बट उस मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स मौजूद हैं वो अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को रिटेन किए हुए हैं। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स रिटेन देयर आइडेंटिटी, और इस पूरे प्रोसेस के दौरान जब ये बॉन्डिंग होगी तो एनर्जी रिलीज होगी टू गेट स्टेबिलिटी, और जो एनर्जी रिलीज होगी दैट इज़ बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। तो बॉन्ड एनर्जी का कॉन्सेप्ट भी जो है वो मेनली यहीं से आता है कि द एनर्जी रिलीज्ड इज बॉन्ड एनर्जी, द एनर्जी रिलीज्ड इज बॉन्ड एनर्जी, और ये एक मैक्सिमम डिस्टेंस तक आएंगे और दोनों न्यूक्लियाई के दरमियान जो डिस्टेंस होगा उस डिस्टेंस को आप क्या नाम देंगे, बॉन्ड लेंथ। द इक्विलिब्रियम, आप कह लेंगे द डिस्टेंस एट विच द टू एटॉमिक न्यूक्लियाई आर हेल्ड इज कॉल्ड दी बॉन्ड लेंथ, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ का कॉन्सेप्ट भी जो है वो यहीं से, तो बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी ये दोनों कॉन्सेप्ट जो हैं ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से आ रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है कि जी बॉन्डिंग किन के दरमियान होती है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स के दरमियान होती है,
और बॉन्डिंग के बाद बॉन्डिंग में कौन से ऑर्बिटल्स हिस्सा लेंगे, वो ऑर्बिटल्स हिस्सा लेंगे जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है। एंड आफ्टर बॉन्डिंग जो इनकी अपनी आप कह लें एक आइडेंटिटी है वो रिटेन होगी, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं ये अपनी आइडेंटिटी को रिटेन करते हैं वंस दी बॉन्डिंग इज डन, उसके बाद भी इनकी आइडेंटिटी जो है वो रिटेन रहती है, ठीक है। और ये मैक्सिमम स्टेबिलिटी की तरफ जाते हैं। मैक्सिमम स्टेबिलिटी की तरफ जाने के लिए एनर्जी रिलीज होगी, और जो एनर्जी रिलीज होगी दैट इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी, ठीक है, वो कहलाएगी बॉन्ड एनर्जी। और देन फिर उसके बाद हम ये कहते हैं कि जो जिस लेंथ पे ये आ रहे हैं दैट इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। जिस लेंथ पे ये आके कंबाइन हो रहे हैं वो क्या कहलाएगी, बॉन्ड लेंथ कहलाएगी, ठीक है। फिर इसमें सिग्मा बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट आ जाता है, पाई बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि सिग्मा बॉन्ड यानी इसी जो हम बात कर रहे हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है इट गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्मा बॉन्डिंग एंड पाई बॉन्डिंग। तो VBT गिव्स द concept of sigma bonding and pi bonding, ठीक है। एंड आई होप कि सबको सिग्मा बॉन्डिंग एंड पाई बॉन्डिंग क्लियर होगी, ठीक है, कि सिग्मा बॉन्डिंग क्या है और पाई बॉन्डिंग क्या है। एंड दिस थ्योरी गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम ओवरलैप, ठीक है। Concept of maximum overlap. What is concept of maximum overlap? Concept of maximum overlap. जी, what do we mean by concept of maximum overlap? जी बेटा, कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम ओवरलैप ये बेसिकली हमें ये बता रहा है कि दी स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड और द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड इट डिपेंड्स अपॉन द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना आपका बॉन्ड जो है वो स्ट्रांग होगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम ओवरलैप क्या है कि दी स्ट्रेंथ ऑफ अ बॉन्ड डिपेंड्स ऑन extent of overlapping, ठीक है जी। स्ट्रेंथ ऑफ अ बॉन्ड इट डिपेंड्स ऑन द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, कि कितनी ओवरलैपिंग हो रही है। जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी तो हम कहेंगे कि इतना स्ट्रांग बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। जितनी मैक्सिमम ओवरलैपिंग होगी, अब ओवरलैपिंग भी एक लिमिट तक हो सकती है, आप उस लिमिट से आगे जाएंगे तो न्यूक्लियस बहुत करीब बहुत क्लोज हो जाएंगे, रिपल्शन होगी, बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि वो मैक्सिमम ओवरलैप जहाँ पे न्यूक्लियर रिपल्शन कम से कम हो, ठीक है, दैट मैक्सिमम ओवरलैप जहाँ पे न्यूक्लियर रिपल्शन कम से कम हो तो उसे आप कहेंगे मैक्सिमम ओवरलैप, ठीक है। तो स्ट्रेंथ ऑफ अ बॉन्ड इट डिपेंड्स अपॉन द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, कि कितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग हो रही है। जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। दैट्स वाई वी से कि जी सिग्मा बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड्स, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड्स की स्ट्रेंथ पाई बॉन्ड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है बिकॉज सिग्मा में फेस टू फेस हेड ऑन ओवरलैप होता है तो उसमें ओवरलैपिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं। पाई में क्योंकि लेटरल ओवरलैप हो रहा होता है, पैरेलल ओवरलैप हो रहा होता है, तो वहाँ पे ओवरलैपिंग के चांसेस कम होते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर सिग्मा में भी आपके पास 3 टाइप्स आ जाती हैं, एस ओवरलैप, SP ओवरलैप, PP ओवरलैप। तो इसमें भी PP ओवरलैप जो है इट इज़ दी, आप कह लें कि इट हैज़ दी मैक्सिमम ओवरलैप, इसमें सबसे ज़्यादा ओवरलैप हो रहा होता है, ठीक है। तो दैट्स वाई PP इज़ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड एज कम्पेयर टू SP और SS, ठीक है। ये हम बात कर रहे हैं सिग्मा की, सिग्मा बॉन्ड, बिकॉज PP जो है वो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो PP ओवरलैप्स जो है इफ़ इट इज़ हैपनिंग हेड ऑन देन इट इज़ सिग्मा बॉन्ड, और अगर ये पैरेलल ओवरलैप हो रहा है तो फिर ये कहलाएगा पाई बॉन्ड, ठीक है। 1 मिनट बेटा ज़रा वेट कीजिएगा।
ठीक है जी। तो ये तो हमने सिंपल बात कर ली सिग्मा बॉन्डिंग, पाई बॉन्डिंग। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेसिकली कॉन्सेप्ट हैं, जो कि ऑलरेडी आपने पढ़े हुए थे, बट ऐसा जो थ्योरी के हिसाब से जो है वो आपने नहीं पढ़े थे। तो बस आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जितने भी हमने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं ये सारे के सारे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से ही रिलेटेड हैं। अच्छा, इसमें कोई क्वेश्चन सिग्मा बॉन्डिंग में, पाई बॉन्डिंग में, ये तो सबको क्लियर है, सिग्मा बॉन्डिंग, पाई बॉन्डिंग, इसमें कोई कन्फ्यूजन? जी सर, एक सवाल था। जी सर, प्रीवियसली जो आपने एक चीज कही उसमें आपने ये कहा कि दोनों ऑर्बिटल के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए फॉर द ओवरलैप, लेकिन फिर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में तो मतलब एक ही ऑर्बिटल में दो होंगे ना। तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मैंने इसीलिए तो उस टाइम पे बात क्लियर की कि ये डेटिव बॉन्ड के बारे में बात नहीं कर रही। दिस वाज वन ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डिस्कस नहीं करती। ठीक है ना, वो हम आगे बात करेंगे। मैंने इसीलिए उस टाइम पे भी पॉइंट डिस्कस किया था कि हम सिर्फ सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं, डेटिव बॉन्ड की बात नहीं कर रहे इस थ्योरी के अंदर। ठीक है ना? ठीक। अच्छा जी, और इसके अलावा बेटा बाकी सब क्लियर है? ठीक है जी। तो अभी स्क्रीन स्क्रीन विजिबल नहीं है, मतलब मेरे पास इशू है या नहीं हो रही है दूसरों के पास? अभी भी नहीं शो हो रही? अभी नहीं शो हो रही सर। किसी के बाद भी शो नहीं हो रही बेटा स्क्रीन? जी शो हो रही है, सबके पास शो हो रही है। मैं रिज्वाइन कर। हाँ अच्छा, तो ये तो हमने सिंपल बात कर ली कि सिग्मा बॉन्डिंग क्या है, पाई बॉन्डिंग क्या है। नेक्स्ट फिर इसमें हमारे पास कॉन्सेप्ट आ जाता है हाइब्रिडाइजेशन का। ठीक है, बेसिकली आप कह लें कि जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है इसने कुछ मॉलिक्यूल्स की, आप कह लें कि यानी कि हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट चले क्या है पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहीं से वीबीटी जो है वो शेप ऑफ द मॉलिक्यूल को भी एक्सप्लेन करती है। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी की अगर हम बात करते हैं तो इट एक्सप्लेन्स दी ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। बेसिकली ये भी आपकी जो है वो क्योंकि ये दो थ्योरीज हैं, वेस्पर थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी। हाइब्रिडाइजेशन को हम रिलेट करते हैं वीबीटी के साथ। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी इट एक्सप्लेन्स द शेप ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर शेप को जो है ये एक्सप्लेन करती है। इट एक्सप्लेन्स द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, ये मॉलिक्यूल की शेप को एक्सप्लेन कर रही होती है। ठीक है, अब हाइब्रिडाइजेशन क्या है, आई होप सबको आइडिया होगा व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स with comparative energies, ठीक है जी, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स विद कंपैरेटिव एनर्जीज टू गेट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। टू गेट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी क्या है कि बेसिकली हम ऑर्बिटल्स को मर्ज करते हैं। ऐसे ऑर्बिटल्स को मर्ज किया जाता है जिनकी एनर्जीज तकरीबन एक जैसी होती है। बहुत ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस होगा, आप ऐसे ऑर्बिटल्स को मर्ज नहीं कर सकते, ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो एक ही शेल के ऑर्बिटल्स, एक ही एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल्स जो हैं वो मर्ज हो सकते हैं, आप डिफरेंट एनर्जी लेवल्स के ऑर्बिटल्स को मर्ज नहीं कर सकते। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा कि ऑर्बिटल्स सिर्फ वो मर्ज होंगे जिनकी एनर्जीज जो हैं वो तकरीबन एक जैसी हो, तकरीबन एक सेम हो, उनको जो है वो मर्ज किया जा सकता है। अदरवाइज दूसरे ऑर्बिटल्स को जो है वो हम मर्ज नहीं कर सकते। कि आपने कहा कि जी हमने सेकंड शेल के और फोर्थ शेल के ऑर्बिटल्स को मर्ज कर लिया, हाइब्रिडाइजेशन हो गई, ऐसा नहीं है। सेम एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल्स जो है वो मर्ज होते हैं। ठीक है, और क्यों मर्ज होते हैं? टू गेट ऑर्बिटल्स ऑफ सिमिलर एनर्जी, मतलब वो जो थोड़ा बहुत डिफरेंस था एनर्जी का वो खत्म हो जाए, एंड वी गेट ऑर्बिटल्स ऑफ सिमिलर एनर्जी, सिमिलर एनर्जी के ऑर्बिटल्स जो है वो हमें मिल जाए। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी, जी बेटा थोड़ा सा मुझे ये बता दें कि हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी सबको क्लियर है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मतलब इसको ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने की ज़रूरत है या जस्ट हम इसको ऊपर ऊपर से देख लें? जी डिस्कस कर लें। अच्छा जी,
चले ठीक है, तो हम हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी को जो है वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अब देखें जैसे इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हाइब्रिडाइजेशन की ज़रूरत आपको कहाँ पे पड़ती है। नॉर्मली हमें हाइब्रिडाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है कार्बन की बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए, नाइट्रोजन की बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए, बोरॉन की बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए। लेट्स से जैसे कार्बन है, ठीक है, अब कार्बन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कार्बन के पास है टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स, 1s2 2s2 2p2। ठीक है, तो जब आप इसका मतलब ऑर्बिटल वाइज कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो कार्बन के 1s में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2s में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, देन 2px 2py एंड 2pz। ठीक है, तो हम कहते हैं कि जी 1s में 2 इलेक्ट्रॉन 1s में हैं, देन फिर 2 इलेक्ट्रॉन 2s में हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, देन 2px में 1 इलेक्ट्रॉन और 2py में 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इट हैज़ 2 अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स। कार्बन हैज़ 2 अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स। ठीक है, बिकॉज इट हैज़ 2 अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स, और आप कह लें कि इट हैज़ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो इट कैन ओनली फॉर्म 2 बॉन्ड्स। ठीक है, मतलब आप कह लें कि इट हैज़ इट्स वैलेंसी इज 2। वैलेंसी को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 2, मीन्स कार्बन कैन ओनली फॉर्म 2 बॉन्ड्स। बट हमें ये मालूम है कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो इसको फिर हम यहाँ से एक्सप्लेन करते हैं लाइनस पॉलिंग कॉन्सेप्ट कि जी वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2s, जब बॉन्डिंग होने लगती है तो वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2s जंप्स इनटू 2pz। 2s का एक इलेक्ट्रॉन जो है ये जंप कर जाता है 2pz में। ठीक है, इस वक्त इस कॉन्फ़िगरेशन को हम क्या नाम देते हैं, व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 2s। तो ये जो कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन है, इस कॉन्फ़िगरेशन को आप क्या नाम देंगे, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो ये कहलाती है ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। इस वक्त ये ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, ये कहलाएगी ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। और देन हम कहते हैं कि वंस इट स्टार्ट बॉन्डिंग, जब ये बॉन्डिंग स्टार्ट करता है तो वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2s जंप इनटू 2pz। 2s का एक इलेक्ट्रॉन जो है ये 2pz में जंप कर जाता है। ठीक है, तो आपके पास मैं सिंपल 2s और 2pz यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि जी ये 2s में इलेक्ट्रॉन था 2px 2py एंड 2pz। तो 2s का एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है किसमें, 2pz में, 2py में एक इलेक्ट्रॉन, 2px में पहले से एक इलेक्ट्रॉन था। तो अब टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन्स। दैट मीन्स नाउ कार्बन कैन मेक 4 बॉन्ड्स। अब ये 4 बॉन्ड्स बना सकता है कार्बन, अब 4 बॉन्ड। तो इस मतलब हाउ कैन कार्बन मेक 4 बॉन्ड्स, हमने सिंपल इसको ये कहा कि जी बिफोर बॉन्डिंग कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है इनटू हायर एनर्जी लेवल। और इस जंप के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ऑल्दो ये बड़ा मामूली सा जंप है, कोई बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है, तो द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर दिस जंप इट कम्स फ्रॉम दी बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, वो जो बॉन्ड फॉर्मिंग हो रही है उसमें जो एनर्जी रिलीज होगी, इट इज़ क्वाइट इनफ टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2s इंटू 2pz। ठीक है, तो 2s से एक इलेक्ट्रॉन 2pz में चला जाता है एंड नाउ कार्बन कैन मेक 4 बॉन्ड्स। तो मतलब ये एक ज़्यादा स्टेबिलिटी फैक्टर आ गया, पहले सिर्फ 2 बॉन्ड बना रहा था, अब 4 बॉन्ड बना रहा है। बट अगेन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि स्टिल जो 4 बॉन्ड बनेंगे उन चारों की एनर्जी एक जैसी नहीं होगी, बिकॉज वन ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इन 2s जो कि लोअर एनर्जी है, और देन 3 आर इन 2p। ठीक है, तो दी एनर्जी हम ये कह सकते हैं कि दी बॉन्ड एनर्जी ऑफ ऑल द फोर बॉन्ड्स ऑफ कार्बन विल नॉट बी सेम। एनर्जी जो है वो बराबर नहीं होगी। ठीक है, लेट से आपने CH4 बनाया। ठीक है, तो CH4 में कार्बन का एक S इन्वॉल्व है और 3 P इन्वॉल्व है। लेट से यहाँ पे कार्बन का एक S हाइड्रोजन के S के साथ, यहाँ पे कार्बन का एक P हाइड्रोजन के S के साथ, अगेन ये P हाइड्रोजन के S के साथ और P हाइड्रोजन के S के साथ। तो मतलब एनर्जी सेम नहीं होगी, बॉन्ड एनर्जी सेम नहीं होगी, क्योंकि चारों ये 2s की एनर्जी कुछ और है, 2px 2py 2pz की एनर्जी डिफरेंस है, तो मतलब यहाँ पे एनर्जी सेम नहीं होगी। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि CH4 जो है ये सिमेट्रिकल शेप है, इट इज़ सिमेट्रिकल शेप, एंड ये सिर्फ सिमेट्रिकल तब हो सकती है जब चारों बॉन्ड्स बराबर हों, बॉन्ड एनर्जीज बराबर हों। बट अगर आप इस तरह से चलते हैं तो चारों बॉन्ड्स बराबर नहीं, मतलब CH4 इज़ नॉट अ मच स्टेबल कंपाउंड, ये कोई इतना स्टेबल कंपाउंड नहीं है अगर ये इस फॉर्म में बॉन्डिंग करता है। तो देन फिर इसको हम एक्सप्लेन करते हैं कि जी बिफोर बॉन्डिंग ये जो 4 ऑर्बिटल्स हैं जिनकी एनर्जी तकरीबन एक जैसी है, ये चारों ऑर्बिटल्स आपस में मर्ज होते हैं एंड दे फॉर्म 4 न्यू ऑर्बिटल्स। जितने ऑर्बिटल्स मर्ज होंगे ये उतने ही नए ऑर्बिटल्स बना लेंगे। ठीक है, तो ये 4 नए ऑर्बिटल्स बना लेते हैं
विद कंपेरेबल एनर्जी, ठीक है। 2s की एनर्जी थोड़ी सी बढ़ती है, इनकी एनर्जी थोड़ी कम होती है, एंड वी गेट 4 न्यू ऑर्बिटल्स जिनकी चारों की एनर्जी सेम होती है, ठीक है। और ये जो 4 ऑर्बिटल्स हैं, दीज आर नोन एज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, क्योंकि इसमें s और 3 p मर्ज हो गए, ठीक है। मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, एक s और 3 p मर्ज होंगे, ठीक है। और इसके नतीजे में जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे वो क्या कहलाएंगे, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, कितने sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। हम कहेंगे दिस इज 1 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, another sp3, another sp3, another sp3, एंड चारों की एनर्जी सेम है, ऑल द 4 हैव सिमिलर एनर्जी, ठीक है। एंड दे वी कैन कॉल देम डिजेनरेट ऑर्बिटल्स, ठीक है। ये चारों के चारों क्या हैं, दीज आर ऑल डिजेनरेट orbitals, means they have similar energy but different orientations in space। अब चारों sp3 ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब कार्बन बजाय s या p के, कार्बन का sp3 मतलब 4 sp3 ऑर्बिटल्स हैं इसके पास, चारों की एनर्जी सेम है, तो sp3 मेकिंग बॉन्ड विद h, तो अब जो आपको शेप मिलेगी दैट वुड बी सिमेट्रिकल। जी बेटा, इज इट क्लियर? sp3 हाइब्रिडाइज, जी एक सवाल है यहाँ पर। जी सर, जो प्रीवियसली थ्योरी एक थी कि अगर ऑर्बिटल फुल फिल्ड है या हाफ फिल्ड है तो वो स्टेबल होते हैं दोनों, तो फिर उसको तो ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है, क्योंकि मतलब हाफ फिल्ड जब ऑर्बिटल्स है, पी भी सारे हाफ फिल्ड है, एस भी सारे हाफ फिल्ड है, तो कार्बन बॉन्डिंग क्यों कर रहा है? देखें, आप जो बात मतलब यहाँ पे उस कॉन्सेप्ट को तो आप अभी फिलहाल हम तो वो कंपैरिजन कर रहे होते हैं, ठीक है, कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू एन ऑर्बिटल विच इज नॉट हाफ फिल्ड, ठीक है। वो एक अलग चीज़ है, और वो ऑर्बिटल नहीं है, वो सबशेल्स हैं। सबशेल्स हाफ फिल्ड होते हैं, सबशेल हाफ फिल्ड है, पी सबशेल हाफ फिल्ड है, तो हम कहेंगे दैट इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू अदर। बट वो स्टार्ट होती है बात फ्रॉम ट्रांजिशन एलिमेंट्स। कार्बन तो सेकंड पीरियड का आप कह लें कि एलिमेंट है, ठीक है। इस पे वो थी, यानी यहाँ पे एनर्जी इतना, यानी ये सारी चीज़ें जो स्टार्ट होती हैं, ये स्टार्ट होती हैं थर्ड शेल फोर्थ शेल से, जब एनर्जी लेवल बढ़ चुके होते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए हैं मोस्टली वो चीज़ें, ठीक है। तो वो कॉन्सेप्ट आप यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज वहाँ पे 3s और 3d और 4s का जो एनर्जी डिफरेंस है वो बहुत कम हो चुका होता है, तो वो तो बात ही अलग है। हम तो बात कर रहे हैं सेकंड पीरियड की। फिलहाल कार्बन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो कार्बन के अगर थर्ड पीरियड जो 2p उसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, तो उससे उसको इतनी स्टेबिलिटी नहीं मिल जाती कि वो बॉन्डिंग्स में ही हिस्सा ना ले। ऑल्दो मैं ये कह सकता हूँ कि इट इज़ मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन, ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि इट इज़ मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन, बट आप ये नहीं कह सकते कि जी क्योंकि इसके पी सबशेल में 3 इलेक्ट्रॉन हैं तो ये स्टेबल हो गया, ये बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेगा। दैट इज़ जस्ट आप कह लें कि कंपैरिजन करने के लिए हम वो टर्म यूज़ करते हैं कि जी दिस एटम इज़ मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू दिस एटम बिकॉज इट हैज़ हाफ फिल्ड सबशेल अवेलेबल, बट इट डजेंट मीन कि वो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेगा। क्लियर है बेटा बात? अच्छा सर, हाइब्रिडाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है जी, वो सिर्फ कार्बन तक रिस्ट्रिक्टेड तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो थर्ड पीरियड में जाके हाइब्रिडाइजेशन भी होगी, सारी बात है जी, वहाँ पे डी सबशेल भी इन्वॉल्व हो जाता है। अच्छा, तो उस केस में मतलब फिर क्या होगा? उस केस में ये सिनेरियो वर्क करेगा जो थ्योरी हमें पता है? बिल्कुल वर्क करे। मैं यही तो बात आपसे कह रहा हूँ कि स्टेबल होने का मतलब ये नहीं है कि सब्सटेंस बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेगा। भाई देखो, आपके पास मतलब इसकी एग्जांपल आप यूँ ले लो, दिस इज़ नॉट जस्ट इन केमिस्ट्री, कि जी अगर आपके पास इतने पैसे मैं बना रहा हूँ महीने के कि जी ठीक है मेरे 2 वक्त की रोटी चल रही है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं मतलब मेरी ख्वाहिशात ख़त्म हो जाएंगी कि नहीं जी मैं ये कर लूँ या वो कर लूँ या ये गाड़ी ले लूँ या वो गाड़ी ले लूँ। तो ये सेम इसी तरीके से है कि एक एटम स्टेबल है टू सम एक्सटेंट। इसका मतलब ये नहीं कि वो कंप्लीट स्टेबल हो चुका है। मतलब आप ये कह रहे हो कि जी कॉपर इज़ मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू सम अदर एलिमेंट आयरन, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो इतना स्टेबल हो चुका है कि आपको बॉन्डिंग में ही हिस्सा नहीं लेगा। आप उसको कंपेयर कर रहे हो दूसरे एटम के साथ। ठीक है सर, ठीक है जी। क्लियर है। अच्छा जी, और इसके अलावा कोई क्वेश्चन इसमें? हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हम सिंपली ये कहते हैं कि इट अकर्स। अब इसमें एक आसान सी बात हम कर लेते हैं, बिल्कुल जो हमारे टेस्ट के हिसाब से हमें ध्यान में रखनी है। ये तो जस्ट थोड़ी हमने थ्योरी डिस्कस कर ली। जब भी कोई एटम 4 बॉन्ड्स बना रहा है, या आप यूँ कह लें कि इफ एन एटम हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड, इफ द सेंट्रल एटम हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड इट, ठीक है। ये आपने पॉइंट सिंपली ध्यान में रखना है कि इफ द सेंट्रल एटम has 4 electron pairs around it, ठीक है। अगर सेंट्रल एटम के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स हों?
4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो, इफ द सेंट्रल एटम हैज 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड इट, देन हाइब्रिडाइजेशन हमेशा कौन सी होगी? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, दैट इज मस्ट। ठीक है, जब भी सेंट्रल एटम के अराउंड 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। ठीक है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यानी हम ये कह रहे हैं कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन कब होगी? व्हेन द सेंट्रल एटम हैज 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। अगर सेंट्रल एटम के अराउंड 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, ठीक है, एंड 0 लोन पेयर, कोई लोन पेयर नहीं है, जैसे CH4 है, 0 लोन पेयर, कोई लोन पेयर नहीं है, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, चारों के चारों बॉन्ड पेयर हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन आपसे पूछी जाएगी तो आप फौरन कह देंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। और अगर 0 लोन पेयर है उसके साथ और मैं आपसे पूछूंगा जी व्हाट वुड बी द एंगल, तो आप एंगल बोलेंगे 109.5 डिग्रीज, शेप इज टेट्राहीड्रल। ठीक है, कल हमने वेस्पर थ्योरी के हिसाब से शेप की बात की थी, आज हम बात कर रहे हैं sp3 के हिसाब से, हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से। तो फिर sp3 में ही 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हों, सेंट्रल एटम के अराउंड 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हों, बट विद 1 लोन पेयर, एक लोन पेयर हो, हाइब्रिडाइजेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगेन इट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, लेट्स से अमोनिया है NH3, NH3 में नाइट्रोजन के अराउंड कितने लोन पेयर हैं, सॉरी कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं? 4, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। जब भी 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी? sp3। बट क्योंकि इसमें एक लोन पेयर आ गया है, ठीक है, लोन पेयर आ गया है, इसकी वजह से शेप जो है वो हो जाएगी पिरामिडल शेप, एन एंगल 107.5 डिग्रीज। ठीक है, इसी तरीके से 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हों बट 2 लोन पेयर हों, लाइक वाटर H2O। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर ये आ गए, 2 इसके लोन पेयर हैं, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो गए। अगेन हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। तो हाइब्रिडाइजेशन का इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि बॉन्ड पेयर है या लोन पेयर है, मतलब दिस लोन पेयर इज ऑल्सो प्रेजेंट इन अ हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये भी हाइब्रिड ऑर्बिटल में मौजूद है। ठीक है, तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स विद 2 लोन पेयर्स। अगेन शेप अब यहाँ पे क्या हो जाएगी? बेंट शेप, एंगल 105 डिग्रीज का हो जाएगा, 104.5 डिग्री, सॉरी। ठीक है जी, तो हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी भी आपको शेप्स में हेल्प कर सकती है कि जस्ट आपने ये देखना है कि कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है और कितने लोन पेयर्स हैं, देन यू वुड बी एबल टू सजेस्ट दी शेप एंड एंगल। ठीक है, तो प्रिडिक्ट दी शेप एंड एंगल। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन की ये 3 शेप्स हो गई, sp3 विद 0 लोन पेयर टेट्राहीड्रल, sp3 विद 1 लोन पेयर पिरामिडल, sp3 with 2 lone pairs bent shape. And whenever a central atom has 4 electron pairs around it, whenever a central atom has 4 electron pairs around it, it doesn't matter whether they are bond pairs or lone pairs, it is sp3 hybridized. ये sp3 hybridized होगा। ठीक है जी, तो in this case we are saying nitrogen is sp3 hybridized. In this case we are saying oxygen is sp3 hybridized. Only 2 of its sp3 hybridized orbitals are taking part in bonding. नाइट्रोजन के केस में ओनली 3 ऑफ द sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आर टेकिंग पार्ट इन बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये तो हो गया कॉन्सेप्ट sp3 हाइब्रिडाइजेशन का। यहां तक कोई क्वेश्चन? सर एक चीज क्लियर कीजिएगा जी। सर, आपने ये कहा कि ये जो थ्योरी है हाइब्रिडाइजेशन की, इसको हम शेप सजेस्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन एक कंफ्यूजन कि सर हर जो मतलब एलिमेंट होगा वो हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा बॉन्डिंग से पहले, ये जरूरी है? हाँ, ये जो आप जब भी आप यानी हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी आप सब पे अप्लाई कर सकते हो, हर एलिमेंट जो है वो बॉन्डिंग से पहले, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू क्या हो रहा है कि उसके जो ऑर्बिटल्स हैं वो मर्ज हो रहे हैं, मिक्सिंग हो रही है और आपको इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं। तो अगर 2s है 2p, ऑब्वियसली ऐसा कोई एलिमेंट आपके पास है नहीं सिवाय हाइड्रोजन के या हीलियम के, हीलियम ने बॉन्डिंग करनी नहीं है। ठीक है, हाइड्रोजन अगर बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहा है, हाइड्रोजन में हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो सकती क्योंकि उसके पास है ही एक s ऑर्बिटल। बाकी उसके अलावा कोई भी ऐसा एटम जहां पे बॉन्डिंग में 2 डिफरेंट ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं, s और p ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहे हैं, sp या d ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो वो हाइब्रिडाइजेशन की तरफ जाएंगे। क्यों? क्योंकि उससे क्या होगा? मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल होगी और इंस्टेड ऑफ के डिफरेंट एनर्जी लेवल्स के ऑर्बिटल बॉन्डिंग में हिस्सा लें, सेम एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे। ठीक है जी। अच्छा, तो ये तो हो गई sp3 हाइब्रिडाइजेशन। फिर इसी तरीके से हम आ जाते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन पे। sp2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए सेंट्रल एटम के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन पेयर होने चाहिए? जी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए सेंट्रल एटम के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स होने चाहिए? 3।
ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर। तो इफ द सेंट्रल एटम हैज 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड इट with 0 lone pair, with 0 lone pair, 3 electron pairs around it with 0 lone pair, that means कि shape क्या होगी, trigonal planar, angle 120 degrees का। और अगर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर ही हो बट 1 लोन पेयर हो, कल एग्जांपल दी थी इसकी सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, तो अगेन दिस इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर्स तो 3 ही हैं, तो शेप क्या हो जाएगी, बेंट शेप, और एंगल जो है वो 117 अराउंड इतना हो जाएगा। तो ये sp2 के केसेस हैं कि अगर सेंट्रल एटम के अराउंड 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो दैट मीन्स इट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसी तरीके से अगर सेंट्रल एटम के अराउंड 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो दैट मीन्स इट इज sp हाइब्रिडाइजेशन। तो sp हाइब्रिडाइजेशन कब होगी, जब सेंट्रल एटम के अराउंड 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, तो देन sp एंड इट इज लीनियर हाइब्रिडाइजेशन, एंगल इज 180 डिग्रीज। ठीक है, तो ये हाइब्रिडाइजेशन का सिंपल सा आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, ठीक है, कि सेंट्रल एटम के अराउंड इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट करें एंड आपको पता लग जाएगा कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हो रही है। जैसे लेट्स से मैं आपसे कहूं कि जी अ सेंट्रल एटम हैज 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड इट। एक सेंट्रल एटम है जिसके अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। व्हाट इज द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन दिस एटम, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो रही होगी जी, अगर किसी सेंट्रल एटम के अराउंड 5 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp4 तो हो ही नहीं सकती ना, p तो होते ही मैक्सिमम 3 है। ऑर्बिटल्स देखेंगे कौन से हैं, ठीक है, spd, जी बिल्कुल सही है। अब देखें 5 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, इसका मतलब इसमें एक s इन्वॉल्व होगा, ठीक है, उसके बाद 3p, sp3, मैक्सिमम 4 तो ये हो गए, p तो 3 ही होते हैं, ठीक है, 4 ये हो गए, तो 5वें के लिए मतलब इसमें 5वां ऑर्बिटल्स कौन सा मर्ज हो रहा है, sp3d, तो ये टोटल 5 हो गए, एक s 3p और एक d। जब एक s 3p और एक d मर्ज होंगे तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, sp3d, और s से एटम के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, 5। तो आपने जस्ट सिंपल, मतलब मैं इसको आसान कर लूँ तो ये ऐसे हो गया कि 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो sp, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं तो sp2, एक s और 2p, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं तो sp3। अब p यहाँ पे खत्म हो गए, मैक्सिमम p 3 होते हैं। अब अगर 5 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे तो क्या हो जाएगा, sp3d। अगर 6, अच्छा sp3d की कोई एग्जांपल मैं आपसे बोलूं कि जी व्हाट इज दी, गिव मी एन एग्जांपल ऑफ अ मॉलिक्यूल व्हिच हैज sp3d हाइब्रिडाइजेशन, PCl5, बिल्कुल करेक्ट, PCl5 जो है इसमें 5 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे फॉस्फोरस के अराउंड, ठीक है, PCl5 इज द एग्जांपल ऑफ, यानी आपने सिंपल कोई ऐसा मॉलिक्यूल सोचना है जिसमें सेंट्रल एटम के अराउंड 5 इलेक्ट्रॉन पेयर हो, तो वो sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगी। 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स मतलब हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, sp3d2, बिल्कुल करेक्ट, sp3d2, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d2, एक s 3p 4 और 2d 6 हो गए, sp3d2। एग्जाम्पल इसकी, a molecule which has sp3d2 hybridization, इसकी कोई एग्जाम्पल, नहीं याद आ रही कोई एग्जाम्पल, SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ठीक है, सल्फर के अराउंड 6 फ्लोरीन एटम्स हैं, दैट इज sp3d। तो अगर आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सल्फर इन SF6, दैट इज sp3। अब डजेंट मैटर कि आपको नहीं पता कि कैसे होती है यह हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2 कैसे होगी, क्या होगा, शेप क्या होगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, जस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि हाइब्रिडाइजेशन जब 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं सेंट्रल एटम के अराउंड, दैट मीन्स हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d2। 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं sp3d, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं sp3। जी, इसमें कोई कंफ्यूजन, सबको क्लियर है ये बात? सर ये sp3d और d2 समझ में नहीं है, मतलब
कि कैसे होंगी, नहीं, मतलब कैसे होंगी, जंप कैसे होंगी वो आप डिटेल में नहीं जाओ बेटा, वो ना आपसे पूछा जाएगा ना आपसे आपने बताना है आपको, मतलब ये इस लेवल के ऊपर हम डिस्कस ही नहीं कर रहे। मैं जस्ट एक आपको कह रहा हूँ कि फॉर्मूला दे रहा हूँ कि कभी भी आपको हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करनी हो कि या काउंट करनी हो कि कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, ठीक है, इस डिटेल में तो मैं जा ही नहीं रहा। आपने तो अभी तक डी की शेप्स नहीं पढ़ी, तो मैं आपको डी की हाइब्रिडाइजेशन कैसे समझाऊं, ठीक है। तो आप उसमें तो नहीं जाओ कि वो हो कैसे रही है, जस्ट आप ये देखो कि आपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स को देख के आप हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हो। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि अगर आपको ये पता लग जाए कि सेंट्रल एटम के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, तो आप हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हो कि कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हो रही होगी। अगर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो मतलब एक एस और एक पी मर्ज हो रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं तो मतलब एक एस और 2 पी मर्ज हो रहे हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप कहें जी हमें क्या पता एक एस और 2 डी मर्ज हो रहे हो, SD2 हाइब्रिडाइजेशन हो रही हो, ऐसा नहीं होगा कभी भी। एस के साथ पी मर्ज होगा, जो नेक्स्ट एनर्जी लेवल है वो मर्ज होगा, ठीक है। तो इस कंफ्यूजन में नहीं जाओ कि जी ये तो बात ही अजीब हो गई कि 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, अब मुझे क्या पता, ऑर्बिटल तो इतने सारे हैं, हो सकता है एक एस मर्ज हो रहा हो सकता है एक पी मर्ज हो रहा हो सकता है एक एफ मर्ज हो रहा हो, एक डी मर्ज हो रहा हो, ये हाइब्रिडाइजेशन हो, नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होगा। जब भी 4 इलेक्ट्रॉन पेयर मर्ज होंगे तो जो बिल्कुल क्लोज ऑर्बिटल्स हैं वो मर्ज होंगे, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब एस, और एस के साथ नेक्स्ट कौन से हैं, पी, तो एक एस और 3 पी, 4 पूरे हो गए। 5 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो एक एस ले लिया आपने, एस के बाद क्या आता है 3 पी, पी एक्स पी वाई पी जेड, तो एस पी 3, अभी भी 5 इलेक्ट्रॉन पेयर कंफर्म नहीं हो रहे, एक एस 3 पी, अब अगला लेवल कौन सा है, डी, तो आपने डी ले लिया, एक एस 3 पी एक डी, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर में एक एस 3 पी और 2 डी। क्लियर हो गई बात शायान? ठीक है सर। और सर शेप्स और एंगल्स वगैरह भी हम जो है उसी तक रिस्ट्रिक्ट करेंगे? शेप्स और एंगल्स जो हैं वो आपके पास, आप अगर बुक देखोगे तो उसमें PCl5 और SF6 की शेप्स मेंशन है। तो जो शेप्स मेंशन है मतलब ये दोनों मॉलिक्यूल क्या कहलाते हैं, दीज आर मतलब आप कह लेंगे एक्सेप्शंस टू द ऑक्टेट रूल। तो एक्सेप्शंस में आपने सिर्फ इन्हीं को याद रखना है। PCl5 की शेप है बायपिरामिडल, SF6 जो है ये ऑक्टाहीड्रल शेप है। तो आप ये ध्यान में रख लें कि जब भी sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो ऑक्टाहीड्रल शेप होगी, ठीक है। एंगल इसमें 90 डिग्रीज के होते हैं। और sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगी तो शेप बायपिरामिडल होगी, और एंगल इसमें दो 90 और 120 डिग्रीज के होते हैं, ठीक है। जब आप ये बनाते हो तो PCl5 के अंदर P, ये दो एक्सियल होते हैं Cl, फिर ये एक Cl, ये दूसरा Cl और ये Cl, तो दिस इज PCl5, ठीक है। इसमें ये जो एंगल होते हैं दैट इज 120 और ये एंगल 90 का होता है, ठीक है। तो ये आपने मतलब जो बुक में शेप्स गिवन है बस आपने वहीं तक जो है वो उन्हीं के एंगल याद रखने हैं, उसके अलावा कोई और अलग से आपको ध्यान में नहीं रखने, ठीक है जी। तो एंगल एंड शेप नहीं पूछेंगे तो वो मैंने आपको बता दिया बेटा, ठीक है। sp3d है तो बायपिरामिडल शेप, sp3d2 है तो ऑक्टाहीड्रल, बट दिस इज व्हेन वी हैव 0 लोन पेयर्स इन बोथ केसेस, ठीक है। लोन पेयर्स के साथ डिस्कस नहीं होते, इसलिए हम सिर्फ 0 लोन पेयर्स के साथ जो है उसको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है जी। मोइस क्लियर है बात हाइब्रिडाइजेशन में? कोई क्वेश्चन आपका? मोइस, प्रदीप, ठीक है जी। चलें, तो ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है ये हमने कंप्लीट कर ली, ठीक है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंगली जब भी बॉन्डिंग होगी एटॉमिक ऑर्बिटल्स मर्ज होंगे और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स मर्ज होंगे और उसके नतीजे में एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनेंगे, ठीक है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनने के बाद आप ये कह लें कि जो एनर्जी रिलीज होगी दैट इज बॉन्ड एनर्जी, और बॉन्ड एनर्जी के साथ जो जिस लेंथ पे आपके बॉन्ड्स आएंगे दैट इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ऑल्दो दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट एज व्हेन वी डिस्कस इट फ्रॉम योर सिलेबस, ठीक है। आपके सिलेबस के हिसाब से कोई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, तो मैं ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा भी नहीं, जस्ट 1-2 लिमिटेशंस आपको लिखवा रहा हूँ ताकि अगर लेट से कोई क्वेश्चन इस पर बन जाए तो आपको मालूम हो, ठीक है। तो हम कोई ज़्यादा डिटेल में इसकी नहीं जाएंगे। लिमिटेशंस, क्योंकि ये फेडरल बोर्ड में मौजूद है इसलिए हम इसको थोड़ा सा देख रहे हैं। लिमिटेशंस ऑफ VBT, ठीक है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशंस क्या थी, ठीक है। नाउ दिस थ्योरी वाज गिवन इन 1927 बाय हेटलर एंड लंडन, ठीक है। तो इसने शेप्स को भी डिस्क्राइब किया, ज्योमेट्री को भी डिस्क्राइब किया, उसके अलावा इसने मतलब बॉन्डिंग को भी एक्सप्लेन किया किस तरीके से बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है। बट इसकी कुछ लिमिटेशंस भी थी, तो अब वो लिमिटेशंस क्या थी वो हम सिंपली देख लेते हैं।
अच्छा, पहली बात तो इट वाज फेल्ड टू एक्सप्लेन द बॉन्डिंग इन, पहली चीज़ तो डेटिव कोवेलेंट बॉन्डिंग को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, failed to explain the bonding, the dative bonding. ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था which he was unable to explain was कि बाज़ औक़ात क्या होता है कि एक सिंगल स्ट्रक्चर जो है वो आपके मॉलिक्यूल को पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर रहा होता।